Arise, awake and stop not until the goal is reached. नमस्कार एवरीवन, स्टूडियो सोसाइटी चैनल पर एक और क्लास में आपका स्वागत है। और हाँ, अगर आपको सब्जेक्ट समझने में रियली हेल्प मिल रही है तो आप अपने चैनल स्टूडियो सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊंगी। और बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप यूट्यूब से हमें लाइव पढ़ाइए। तो वेल स्टूडेंट्स, के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हम आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू द टॉपिक। तो देखिए, इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे समाज का निर्माण किस तरह से हुआ है, समाज की संरचना या फिर समाज का ढांचा किस तरह से बना है। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने उदाहरणों से ये समझा कि जिस तरह से मानव शरीर की एक संरचना होती है या एक बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से ह्यूमन सोसाइटी का या मानव समाज की भी एक आकार होता है, मतलब उसका एक ढांचा होता है। जैसे हमने बात की थी कि मानव समाज का निर्माण व्यक्तियों से क्या बनते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो सामाजिक समूह की क्लास में हमने बात की थी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो व्यक्ति सामाजिक समूह है और परिवार समूह का तो उदाहरण है प्राथमिक समूह का परिवार, द्वितीयक समूह है विभिन्न प्रकार की एजेंसियां, सामाजिक संगठन आदि से मिलकर हमारे समाज की संरचना का निर्माण होता है। देखिए, मैं आपको प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा इसलिए बताती हूँ कि वो रिकॉल हो जाए और आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि बच्चों देखिए, पढ़ाई के दौरान रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने टॉपिक को एक बार समझ लिया और आपने फिर 5 दिन तक उसको नहीं पढ़ा है, सबकी मेमोरी भी अलग अलग होती है, तो आप उसे पूरी तरह से भूल सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा आपको प्रीवियस क्लास का कुछ पॉइंट्स में आपको बता दिया करती हूँ क्लासेस में। ओके, तो अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना से आगे सामाजिक व्यवस्था की, जिसे हम इंग्लिश में कहें सोशल सिस्टम की। तो देखिए, समाजशास्त्र के जनक कौन है? अब तक तो आपको ये रट गया होगा कि समाजशास्त्र के जनक है ऑगस्ट कॉम्ट। देखिए बच्चों, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कि हु इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, या समाजशास्त्र के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। 3-4 ऑप्शन आ सकते हैं, एमिली दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, पेरेटो या फिर ऑगस्ट कॉम्ट। सही जवाब हुआ फ्रांसीसी फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट ऑगस्ट कॉम्ट। तो देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट ने, जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया, उन्होंने ये बताया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। अब देखिए, सोशल स्टैटिक मतलब समाज में जो स्थिरता है उसका अध्ययन करते हैं सोशियोलॉजी में। तो समाज की स्थिरता से तात्पर्य हुआ समाज की संरचना, क्योंकि संरचना मोर और स्थिर होती है। और दूसरा उन्होंने बताया कि सोशल डायनामिक्स, जिसे हम गतिशीलता कहें, डायनामिक शब्द का क्या मतलब होता है? परिवर्तनशीलता। तो देखिए बच्चों, सोशल स्टैटिक का मतलब हुआ समाज की संरचना या समाज का आकार, और सोशल डायनामिक का मतलब हुआ समाज में जो बदलाव आ रहे हैं या समाज में जो गतिशीलता है या समाज में किस तरह से कार्य हो रहे हैं। समाज का अस्तित्व तो इसीलिए है ना कि कुछ कार्य हो रहे हैं समाज में। तो सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि सोसाइटी में जो डायनामिज्म है, जो गतिशीलता है, उसका अध्ययन करना। तो देखिए, हमने इस क्लास में कितनी सारी बातें कर ली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपके सवाल आए कि ऑगस्ट कॉम्ट के का सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया और सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर उन्होंने सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स बता दिया। ओके, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं सिस्टमैटिकली कि सोशल सिस्टम हम किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको उदाहरणों से समझाना चाहूंगी। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका ढांचा है, लेकिन
ह्यूमन बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को ही हम सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी के विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स या सब सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं और इसी से हम जीवित रहते हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसे ही समाज की एक संरचना है और समाज की संरचना में जो विभिन्न इकाइयां हैं जैसे कि व्यक्ति, समूह है, एजेंसियां, संस्थाएं, वो सब मिलकर कुछ काम करती हैं और उनमें एक संतुलन बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। उसी को हम सोशल सिस्टम कहते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया है। जोन्स अपनी बुक बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल में कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती हैं। सोशल सिस्टम को समझने के लिए टालकट पार्सन्स के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम टालकट पार्सन्स की परिभाषा को देख लेते हैं। टालकट पार्सन्स कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। तो वेल स्टूडेंट्स, इन्होंने अंतःक्रियात्मक संबंधों के जाल को सामाजिक व्यवस्था कहा है। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था, जैसा मैंने पहले कहा, सामाजिक व्यवस्था गतिशील है, डायनामिक है, समाज में बदलाव आते हैं। भारतीय समाज को ही देख लीजिए आप, समाज की एक संरचना है हमारे भारतीय समाज की, लेकिन भारतीय समाज बहुत बदल गया है। प्राचीन भारतीय समाज और आधुनिक भारतीय समाज में बहुत अंतर है। तो समाज की व्यवस्था है वो क्या है, परिवर्तनशील है। समाज हमारा आए दिन बदल रहा है, तो समाज में गतिशीलता है। अभी देखिए कितना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड समाज हो गया, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तो ये गतिशीलता या डायनामिज्म का ही तो उदाहरण है, जैसा अगस्ट कांट ने भी कहा। नेक्स्ट विशेषता की बात के रूप में हम बात कर सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में संतुलन पाया जाता है, मतलब बैलेंस के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। समाज में विभिन्न उपव्यवस्थाएं होती है, जैसे कि परिवार व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब में एक संतुलन है। तो समाज में संतुलन है। फिर हम बात करते हैं कि समाज में हमेशा देखिए, लड़ाई से समाज नहीं चलता है, झगड़ों से समाज नहीं चलता है। समाज में सौहार्द पाया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहें हार्मनी, सोशल हार्मनी। तो सामाजिक व्यवस्था में हार्मनी है और हार्मनी की वजह से ही ह्यूमन सोसाइटी है वो काम कर रही है। हालांकि देखिए, युद्ध होते हैं या फिर इस तरह की घटनाएं होती है जिससे पूरा समाज असंतुलित हो जाता है, सौहार्द बिगड़ जाता है, जैसे आतंकवाद। लेकिन प्रधानतया क्या है बताइए, प्रधानतया तो संतुलन है। विश्व के विभिन्न समाज आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन होता है समाज में। फिर हम बात कर सकते हैं एकीकरण की, कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन पाया जाता है, एकीकरण पाया जाता है। और एकीकरण देखिए बहुत ही जरूरी है। जैसे भारतीय समाज की बात करें, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग एक होकर रहते हैं। परिवार की बात कीजिए आप, परिवार के सदस्यों में एकता की भावना होती है। तो एकीकरण के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। फिर हम बात कर सकते हैं अनुकूलनता की या अडेप्टेबिलिटी। देखिए, समाज में अनुकूलन करना या अडेप्ट होना व्यवस्थाओं से बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में जाते हैं, बचपन में गए होंगे ना, स्कूल चेंज किया होगा, तो कैसे आपने अनुकूलन किया था। इसी प्रकार से समाज में भी जो परिस्थितियां बदलती है उनसे लोग अनुकूलन करते हैं। जैसे अभी कोविड के समय में हमने कितना अनुकूलन किया है। ये टीचिंग का भी एक अनुकूलन है कि मैं आपकी ऑनलाइन में आपको यूट्यूब के जरिए पढ़ा रही हूँ। फिर देखिए स्टूडेंट्स, जो सोशल सिस्टम है उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, मतलब एक अरेंजमेंट है उसमें प्रॉपर, हर एक व्यक्ति का, हर एक भूमिका का एक निश्चित स्थान है। जैसे कि परिवार की बात करें तो क्रमबद्धता है ना, कौन व्यक्ति परिवार में कौन सा काम करेगा। इसी प्रकार से सोशल सिस्टम में एक क्रमबद्धता पाई जाती है कि सरकार निर्णय डिसीजंस लेगी, डिसीजंस को लागू करने वाले कुछ और लोग होंगे जिनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो समाज में एक क्रमबद्धता होती है। फिर हम बात कर सकते हैं प्रकार्यात्मकता की। ये तो देखिए बहुत ही जरूरी है। स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं।
स्ट्रक्चर मतलब संरचना है, तो संरचना है तो वो कोई कार्य जरूर करेगी। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति की कोई भूमिका होती है, वो व्यवहार करते हैं, उसी को काम कहते हैं। तो समाज बहुत सारे काम करता है। समाज हमें सुरक्षा प्रदान करता है, समाज हमें अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समाज में रिलीजन है, उससे एकीकरण आता है, मोरल वैल्यूज का प्रसार होता है। इस तरह से फंक्शनल है सोसाइटी। फिर देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के प्रतिमान पाए जाते हैं काम करने के, व्यवहार करने के। अगर प्रतिमान नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था हो सकती है। तो व्यवहार करने के कुछ पैटर्न्स हैं। जैसे मैं टीचर हूं, तो मेरा व्यवहार करने का एक तरीका होगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी लर्निंग में मदद करूं। और आप स्टूडेंट्स हैं, तो भारतीय समाज में क्या पैटर्न है कि गुरु की हो या टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे। ये पैटर्न है बिहेवियर के। ऐसे ही ह्यूमन सोसाइटी में या ह्यूमन जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, सांस्कृतिक पैटर्न्स होते हैं, जिनके अनुसार हमें काम करना होता है। जैसे कि परंपराएं, हमारी नॉर्म्स, एटिकेट्स आदि। फिर देखिए, प्रत्येक जो सोशल सिस्टम है उसके अपनी एक कल्चर होती है। जैसे भारतीय समाज के अलग कल्चर है, विशिष्ट संस्कृति होती है, और संस्कृति के अनुसार ही हम सभी व्यवहार करते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम ये देख सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक पर्यावरण में काम करती है। उसके चारों तरफ एक पर्यावरण है। वो पर्यावरण प्राकृतिक हो सकता है और सांस्कृतिक हो सकता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था है, उसकी हमने प्रमुख विशेषताएं देखी, मेन फीचर्स। कुछ और भी हो सकते हैं, आप बुक में पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। और हाँ, मैंने कहा सामाजिक व्यवस्था में संतुलन होता है, सामाजिक व्यवस्था प्रकार्यात्मक है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या हमेशा सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न इकाइयां फंक्शनल होती है? नहीं, कभी कभी सामाजिक व्यवस्था में आपने असंतुलन के उदाहरण भी देखे होंगे। जैसे अभी भारत में किसान आंदोलन हुआ या फिर आतंकवाद की घटनाएं हुई, तो ये समाज में असंतुलन भी लाते हैं। या फिर कोई, जैसे इस अभी देखिए आप, कोविड के समय में कितना इम्बैलेंस आया है, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। तो सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न कारणों से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, युद्ध हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, इनसे असंतुलन भी आता है, अपराध भी हो सकते हैं संतुलन के कारक। तो इनसे समाज में इम्बैलेंस भी आता है, और इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और इससे हमारा समाज, ह्यूमन सोसाइटी निरंतर गतिशील रहता है। अब देखिए, सोशल सिस्टम जब हम पढ़ाई करते हैं तो पार्सन्स के विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं आपको पार्सन्स के कुछ विचार बता देती हूँ। अगर आप पार्सन्स को अपने आंसर्स में लिखते हैं, पार्सन्स के विचारों को, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर या मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पार्सन्स जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसके लिए उसको वो कहते हैं ह्यूमन एक्शन सिस्टम, और उसके अंतर्गत वो कुछ उप व्यवस्थाएं बताते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पार्सन्स समाज व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें परिस्थिति, समूह और संबंधों की बात करते हैं। फिर वे संस्कृति व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें मूल्य, प्रतिमान आदि को शामिल करते हैं। नेक्स्ट में वे व्यक्तित्व व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति, समाज आदि शामिल है। फिर वो जैविक व्यवस्था की बात करते हैं। और पार्सन्स आगे सामाजिक व्यवस्था के कुछ प्रकार भी बताते हैं, मतलब फंक्शन। इस कार्यों को उन्होंने एजिल नाम दिया है। ए का मतलब हुआ, मैं वैसे आपको विशेषताओं में बता चुकी हूँ। ए का मतलब अडेप्टेशन है, अनुकूलन करना। जी का मतलब है गोल अटेनमेंट करना। देखिए, कोई भी सामाजिक व्यवस्था होती है ना, उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन होना। जैसे हम बात कर चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण बहुत जरूरी है। एकीकरण के अभाव में तो सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और एल का मतलब है लिटेंसी, जिसे हिंदी में गोपनीयता कहें, पर यहाँ इसका तात्पर्य है कुछ नियमों का होना, कानून, नियम आदि होना। इसी से समाज काम करता है। इसे हम पार्सन्स का एजिल प्रारूप भी कहते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। और हाँ, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि आपको कोई सुझाव देना हो, आपके सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो टेक केयर। जय हिंद।